दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और इसका समीकरण हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, तो इस वीडियो में आज हम लोग लेक्चर 1 में देखेंगे कुछ टॉपिक के बारे में। फिर जो कुछ बच जाएगा उसे हम लोग अगला लेक्चर में भी देखेंगे। धीरे धीरे करके आप लोग को पूरा साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का कंप्लीट 10 का तैयारी जो है वो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को लेट ना करते हुए आज इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, समीकरण ये जो है वो आप लोग का क्लास 10 का है, ठीक है। क्लास 10 का जो है ये है लेक्चर 1, आज लेक्चर 1 और ये चैप्टर भी 1 है, ठीक है। आपका चैप्टर जो नंबर है वो भी क्या है, 1, यानी फर्स्ट लेसन है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग पहले देखेंगे कि रासायनिक किसको कहते हैं, ठीक है। रासायनिक क्या होता है, आप लोग क्लास 10 के पहले 8 में या फिर 7 या 6 में भी सही स्टार्ट होता है कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं हम लोग, केमिकल चेंज और एक होता है फिजिकल चेंज। तो रासायनिक चेंज किसको कहेंगे कि वैसा परिवर्तन, मतलब रासायनिक परिवर्तन में वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है और उसे हम लोग वापस उस स्थिति में नहीं ला सकते हैं, ये हम लोग का रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मैं कागज़ को जला दिए तो कागज़ को जलाने के बाद क्या बनेगा, राख बन जाएगा। तो राख को हम लोग वापस कागज़ नहीं बना सकते हैं और राख जो है वो कागज़ के गुण से बिल्कुल अलग गुण है, यानी एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ। अब हम लोग देखते हैं जैसे कोयला को जला दिए तो कोयला को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा का निर्माण हुआ। तो हम लोग कोयला का प्रकृति और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति में अंतर हो गया और ऊष्मा प्राप्त हुआ उससे हम लोग को। अब इसे हम लोग वापस कोयला नहीं बना सकते हैं। तेल जलाने पर, डीजल हो या पेट्रोल हो, केरोसिन हो, उसको जला देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा का उत्पन्न होगा, हम लोग वापस उसको पेट्रोल डीजल नहीं बना सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में 2 पॉइंट याद रखना है कि एक इसको परिवर्तन होने से नया चीज़ का निर्माण होगा और एक इसे वापस हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई हम लोग इधर भी देखते हैं कि फल का पकना, ठीक है, जैसे फल पक गया, हम लोग यहाँ पर देखते हैं फल का पक जाना, ठीक है। एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फल का पकना, फल का पकना। क्या फल पक गया, उसमें परिवर्तन आया, क्या अब हम लोग उसे कच्चा वापस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। हम लोग का उम्र, मतलब कि जो सजीव होते हैं इसका उम्र में भी परिवर्तन होगा, तो हम लोग वापस उस उम्र में नहीं ला सकते हैं। अब कोई 20 साल का लड़का है उसे हम लोग 18 साल में या 10 साल का नहीं कर सकते हैं। कोई बूढ़ा हो गया तो उसे जवान नहीं बना सकते हैं, यानी उसे हम लोग वापस उस स्थिति में नहीं ला सकते हैं और उसमें कुछ एक नया परिवर्तन हो गया। तो फल का पकना। अब दही का भी जमना, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते चलते हैं, ये आप लोग का क्लास 10 में रासायनिक अभिक्रिया में ही भी पढ़ना है। तो दही का जमना, अब दूध से दही में परिवर्तन हो गया। क्या दूध से दही में परिवर्तन होने के बाद अब दूध का गुण और दही का गुण में अंतर है कि नहीं है। तो जो दूध है अब हम लोग वापस उसे दही, मतलब दूध से दही में परिवर्तन किए, दही को वापस दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा रासायनिक, क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस सिंपल चीज़ याद रखना है, रासायनिक परिवर्तन हुआ मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पूरा लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बड़ा भी बन जाएगा, तो उसे हम लोग संक्षिप्त में समीकरण के रूप में लिख देते हैं। तो उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि और कुछ एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रिया में। तो दही का जमना हो गया, फल का पकना हो गया। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कागज़ का जलना, ठीक है, कागज़ का जलाना या जलना। कागज़ हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब का जलना। चौथा नंबर में है उम्र में वृद्धि, ठीक है, उम्र में वृद्धि। ये भी जो है वो क्या है, एक
रासायनिक अभिक्रिया, इसे हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह से जो है फल का, सेब का गल जाना, सड़ जाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसे हम लोग वापस फिर उस स्थिति में नहीं ला सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे हैं? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बस एक पॉइंट में ये याद रख लेना है। कुछ किताब का भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि किताब का एग्जाम्पल में क्या है। जैसे यहाँ पर हो गया हम लोग का मैग्नीशियम। एक किताब का एग्जाम्पल में है कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम को जला देने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वो एक नया पदार्थ बन गया। तो ये भी एक क्या है? प्राकृतिक रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। तो ये बुक का एग्जाम्पल है। बाकी ये सब भी रासायनिक परिवर्तन तो हम लोग देख ही लिए। तो मैग्नीशियम का जलना भी क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि रासायनिक परिवर्तन है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण हम लोग समीकरण को शॉर्ट में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है ये समझना है। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में मतलब छोटा रूप देकर के लिखते हैं तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया। ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हम लोग को इतना लंबा रिएक्शन लिखना पड़ा एक एग्जाम्पल देने के लिए। रासायनिक अभिक्रिया को इतना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते रहिए पूरा। तो उसको हम लोग ब्रीफ में लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे। उसी को हम लोग को कहेंगे क्या? रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ये रिएक्शन करके क्या बन गया? MgO। क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताइए, जो हम लोग इतना बड़ा लिख रहे थे अब उसे हम लोग छोटा करके लिख दिए, क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे हम लोग संक्षिप्त में लिख दिए। यही हम लोग को कहलाएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को एक बड़ा डिफिनेशन याद नहीं रखना आप लोग को, बस एक वर्ड में याद रखना है कि जो हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया पूरा बड़ा करके लिखते थे उसे किसी फॉर्मूला में या सूत्र में करके और छोटा रूप में लिखना रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहा गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, आगे भी बताया जाएगा इसमें। और इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, इसमें मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल, इसमें मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन का भी 1। तो 2 ऑक्सीजन इधर है, उधर 1 ही है। 1 ऑक्सीजन क्या हो गया? इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, जिसको हम लोग संतुलित कहते हैं, संतुलन कर देना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे। ये हमारा संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग इसी को कहते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख लिए कि रासायनिक समीकरण को तो हम लोग समझ गए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे लिखा कैसे जाता है वो अब लोग देखिए कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना। तो हम लोग को यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल दिए थे पीछे वाला, उसी को हम लोग रिपीट करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, Mg प्लस O2 रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा? MgO। बैलेंस करने के लिए 2 से गुना यहाँ, 2 से गुना यहाँ पर। अब यहाँ देखिए तीर का निशान जो है, ये एरो, ये जो हम लोग को एरो दिख रहा है, एरो, ये वाला एरो का जो साइन दिख रहा है आप लोग को, एरो से पहले जो हम लोग का जो भी मतलब एलिमेंट है, मतलब जो भी हम लोग का तत्व है, इस वाले को हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक, अभिकारक।
और ये जो हो गया रिएक्शन के बाद जो बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट हो गया। ये हम लोग का अभिकारक हो गया, ये दोनों मिल करके और ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या होता है कि जब कोई दो तत्व को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, मतलब अभिक्रिया करवाएंगे, तो 2 है या 2 से अधिक भी तो हो सकता है, तो हम लोग उसे प्लस का साइन दे करके और हम लोग बायां साइड लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया, तो अभिकारक को हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक को मतलब 2 या अधिक अभिकारक को योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी जोड़ का चिन्ह देकर बाईं ओर, ठीक है, तीर के बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर तथा ये क्या हो गया हम लोग का उत्पाद, बाईं ओर तथा उत्पाद जो है यानी कि प्रोडक्ट, उत्पाद को भी योग यानी कि जोड़ का चिन्ह देकर हम लोग किधर लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे, ठीक है, दाईं ओर लिखते हैं। चलिए देखिए इधर इसमें हम लोग जोड़ नहीं दिए, यानी हम लोग योग का जो प्लस का साइन है ये हम लोग इधर नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, तो इसका रीज़न ये है कि 2 तत्व मिल करके, यानी 2 अभिकारक मिल करके और एक ही चीज़ का निर्माण कर रहा है, तो हम लोग 2 चीज़ फिर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ का निर्माण होगा तो हम लोग जोड़ कैसे लिख देंगे। अगर हाँ यहाँ पर 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक अगर मिल करके और 2 उत्पाद भी बनाता, 2 चीज़ बनाता, तो हम लोग वहाँ पर प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर हम लोग देखें तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं HCl और प्लस हो गया एक NaOH, यानी एक हो गया हम लोग का अम्ल और एक ये क्षार है, तो ये हो गया एक HCl और ये हो गया NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 अभिकारक है, ये 2 क्या है, अभिकारक है, अभिकारक। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो बनता है NaCl और प्लस H2, क्या बनता है, H2O बनता है। अब इसको लिखेंगे नहीं, H2O यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो है इधर क्या था, अभिकारक था, तो 2 अभिकारक मिला तो हम लोग भी यहाँ साइन दिए प्लस का, और उत्पाद जो बना हम लोग का इसमें भी 2 चीज़ का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग क्या दिए, प्लस का साइन दिए, ठीक है। तो हम लोग का जब 1 बनेगा तो प्लस का साइन देने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिल करके 1 बनेगा तो प्लस देने की आवश्यकता नहीं है। और जब अगर 1 से टूट कर भी 2 बन सकता है, ऐसा बात नहीं, अभिकारक 1 होगा टूट करके 2 हो जाएगा, या फिर 2 अभिकारक है और मिल करके 1 होगा। तो हम लोग यहाँ समीकरण लिखने की जो तरीका है वो हम लोग को यहाँ पर देख लिए, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए इस तरह से, ठीक है। समीकरण को लिखने के लिए, रासायनिक समीकरण लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक की ओर जो रहेगा 2 तो उसको हम लोग प्लस का साइन दे करके और बाईं ओर लिखेंगे, जबकि उत्पाद जो बनेगा उसको हम लोग अगर 1 बन रहा है तो प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, 2 बन रहा है या उससे अधिक बन रहा है तो हम लोग प्लस दे करके और अपने दाईं ओर लिखेंगे। तो ये था हम लोग का समीकरण लिखने का तरीका। आगे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित करने का मतलब क्या चीज़ होता है, संतुलन करना क्यों आवश्यक है, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 पहले एग्जाम्पल देखे थे, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, और एक देखे हम लोग HCl और NaOH और NaCl और H2O को। यहाँ पर हम लोग को जो है ये समीकरण जो हम लोग लिखे हैं, ये क्या है, संतुलित है। संतुलित कैसे है, देखिए अभिकारक की ओर क्या है, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन हो गया। उत्पाद में भी हम लोग का हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर 1 क्लोरीन, यहाँ भी 1 क्लोरीन, यानी कि अभिकारक में भी 1 क्लोरीन, उत्पाद में भी 1 क्लोरीन। यहाँ पर अभिकारक में 1 सोडियम, यहाँ पर भी 1 सोडियम, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन। ये जो समीकरण लिखे हैं ये हम लोग का संतुलित है, यानी कि बैलेंस है। यहाँ पर हम लोग का बैलेंस नहीं था तो हम लोग 2 से यहाँ गुना किए और 2 से यहाँ गुना किए और ये संतुलित हो गया। तो इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो एक हम लोग का यहाँ देखते हैं कि जब भी कोई अभिकारक या उत्पाद मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है
तो उसमें अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर, दोनों की ओर जो होता है वो तत्वों का समान वैल्यू होता है। मतलब एक जैसा द्रव्यमान जो है वो संरक्षण रहता है। मतलब कि संरक्षित द्रव्यमान का एक ये उदाहरण है कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जितना वैल्यू इधर उतना ही वैल्यू उधर होना चाहिए। तो उसे हम लोग हीट एंड ट्रायल कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल। तो हीट एंड ट्रायल जो है वो एक संतुलित करने की प्रक्रिया हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि बैलेंस कैसे यानी कि संतुलित कैसे किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, Zn प्लस H2SO4। ठीक है, एक एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4, मतलब जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो है वो क्या बनता है? ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। अब इसमें आप लोग देखिए ये क्या इक्वेशन संतुलित है या नहीं संतुलित है, मतलब समीकरण जो है वो संतुलित है कि नहीं। तो आप लोग हम लोग देखेंगे, इसको मिलाएंगे कि उत्पाद की ओर, ठीक है, जो इधर उत्पाद होगा, मतलब इधर उत्पाद हो गया इधर हम लोग का, और इधर हम लोग का हो गया अभिकारक। तो अभिकारक और उत्पाद की ओर जो है वो जो भी एलिमेंट होगा उसका मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर होता है तो हम लोग उसको संतुलित करेंगे, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको देखिए, इधर जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, सल्फर ऑक्सीजन मतलब सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पर भी जो है वो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम का पालन कर लिया और यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। जितना उत्पाद के पहले यानी कि रिएक्शन के पहले था उतने ही रिएक्शन के बाद है, यानी अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर दोनों ओर सेम है। अब एक अगला एग्जाम्पल हम लोग देते हैं जो जिसमें बैलेंस नहीं रहेगा, आप लोग को बैलेंस करना है। एक हम लोग देखते हैं Fe यानी कि आयरन है और यहाँ पर पानी के साथ मतलब आर्द्रता के साथ जो है वो रिएक्शन करता है, तो ये जंग बनाता है Fe3O4 प्लस H2। क्या हो गया? H2। अब यहाँ पर देखिए कि उत्पाद में, ठीक है, उत्पाद में और ये अभिकारक में दोनों की ओर द्रव्यमान का संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि आयरन जो है वो 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आयरन 3 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 1 ही मॉलिक्यूल है, ये तो गड़बड़ हो गया। अब इसे हम लोग को संतुलित करना होगा, क्योंकि अब यहाँ ऐसा तो हो सकता है कि अभिकारक में हम लोग 1 ही है आयरन का मॉलिक्यूल लिए और इधर जो हम लोग का 3 गो हो गया। क्या गड़बड़ हुआ कि नहीं? 2 एक्स्ट्रा आया कहाँ से? जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो 2 गो तो अपने से कहीं से तो आ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो क्या हुआ मतलब एक्स्ट्रा तो उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, यहाँ 4 गो ऑक्सीजन हो गया, आखिर कहाँ से आ गया 3 गो ऑक्सीजन? तो इसका जो फॉर्मूला है जंग का वो तो परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, जंग का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन हमारा जो अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो आयरन का मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करते हैं। चलिए तो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ हम लोग का 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग अगर यहाँ पर 4 से गुना कर देते हैं, ऑक्सीजन 4 यहाँ 4 से गुना किए, तो देखिए ऑक्सीजन 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन 4, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ Fe3 यहाँ पर भी 3 से अगर गुना करते हैं तो Fe क्लियर हो गया, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया कि यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, है ना। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल था, 4 से गुना कर दिए 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर तो कितना है 2 ही है, तो हम लोग इधर भी 4 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी 8। अब देखिए आप लोग का अभिकारक के पहले Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 है, इधर भी Fe
हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब दोनों साइड इक्वल है या नहीं ये हम लोग चेक करते हैं। ए भी 3, यहाँ भी 3, हाइड्रोजन 8, यहाँ भी 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसमें भी देखते हैं हम लोग Fe3 मतलब इधर 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। देखिए सेम आया नहीं, अभिकारक के और ये उत्पाद की ओर, तो अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर दोनों ओर जो है वो हमारा तत्वों की संख्या जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ, बराबर है, तब इसे हम लोग बोलेंगे संतुलित समीकरण। क्या है? संतुलित समीकरण। अब अगला इसके आगे हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखना या कैसे लिखा जाता है या फिर इसके रिएक्शन के बाद क्या होगा, इसे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे लेक्चर 2 में। और इसी तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट वीडियो को लेक्चर बाय लेक्चर करते रहेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, धीरे धीरे आप लोग को सब बेहतरीन तरीक़ा से जो है वो आप लोग को बताया जाएगा। तो हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।